Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Industrial Relation and the Labor Law. Today we are going to discuss the Workmen Compensation Act 1923. This is the part 3. And in this particular session, we are going to discuss about the amount of compensation. आज हम amount of compensation करने जा रहे हैं and in this is the last topic of this particular act. इस act का ये last topic है and amount of compensation क्या होता है और कौन देता है. Amount of compensation is basically a compensation which is given by the employer to the employees. एम्प्लॉयर देता है, किसको देता है? एम्प्लॉयज को देता है अगेंस्ट द एनी काइंड ऑफ इंजरी हैपन टू हिम. एम्प्लॉयज को और वर्कर को जब भी कोई भी इंजरी होती है व्हेन ही इज वर्किंग इन अ कंपनी और दैट एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट दैट हैपन टू हिम एंड कॉजेज अ इंजरी टू हिम और कॉजेज इंजरी और द डेथ टू हिम. अगर इंजरी और या डेथ हो जाती है एम्प्लॉइज की, उस वक्त पे जो भी उसको कंपनसेशन होता है, इस कंपनसेशन को बोलते हैं. ये कंपनसेशन बेसिकली एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉइज को. और ये जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, व्हाट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज इज वेरी 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 इज टू बी कैलकुलेटेड. तो कैलकुलेशन कैसे होगा इसका? तो वी इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द कंपनसेशन एंड द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923. तो सेक्शन 4 में कंपनसेशन के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कंपनसेशन अमाउंट को विच इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉइज. This section, that section 4, deal with the how the compensation is calculated for the injured and deceased employees. इंजर्ड पर्सन और डिसीज एम्प्लॉय के लिए कंपनसेशन कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेक्शन 4 में इसके बारे में डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923. The calculation of the compensation is basically is made or it's basically payable to the workman depend upon the various factor like the nature of injury, amount of wages and other relevant factor. So we can say that the calculation of the compensation is made on the basis of monthly wages. So as per the employer wages and the salary, the compensation is to be decided. And as per the latest amendment 2020 and 20, the amount of wages, जितना भी मंथली वेजेस होगा एम्प्लॉइज का, इज कंसिडरेबली प्रीवियसली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन की कैलकुलेशन में इट वाज 8,000 बट नाउ इट विल बी 15,000. तो दिस इज अ लेटेस्ट अमेंडमेंट. जो मंथली वेजेस एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज होता है दैट वाज 8,000 बट नाउ इट इन अ लेटेस्ट अमेंडमेंट अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में सेक्शन 4 में एक लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ. अंडर दिस लेटेस्ट अमेंडमेंट 15,000 अमाउंट हैज टू बी डिसाइडेड इंस्टेड ऑफ 8,000. तो इसका इंक्रीमेंट हो गया है थोड़ा बहुत अमाउंट का. मंथली वेजेस जो था उसका जो अमाउंट होगा मंथली वेजेस का वो 15,000 कंसिडर किया जाएगा एंड इट प्रीवियसली इट वाज 8,000. नाउ the calculation of compensation is made on the basis of monthly wages, and the second basis is the depend upon the implied death, permanent total disablement, permanent partial disablement and temporary disablement. It means that the amount of compensation is also decided on the basis of the nature of the injury caused by the एक्सीडेंट. तो किस तरह की इंजरी हुई है एम्प्लॉइज को, किस तरह का नुकसान एम्प्लॉइज को हुआ, उसके बेसिस पे भी कैलकुलेशन होता है कंपनसेशन का. तो कंपनसेशन के कैलकुलेशन में मंथली वेजेस को कंसिडर करते हैं. देखते हैं कि किस तरह का नेचर ऑफ एक्सीडेंट या नेचर ऑफ इंजरी किस तरह की हुई है. उस इंजरी की वजह से दैट इंजरी कुड काउज अ डेथ or it could cause permanent total disablement, or the injury could cause a permanent partial disablement, or it cause a temporary disablement. It depend upon what the injury leads to. तो उस इंजरी की वजह से क्या नुकसान हुआ एम्प्लॉय को, तो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इंजरी द कंपनसेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर. तो दिस इज also the basis of the calculation of the compensation and which is to be considered when the amount of compensation is decided. Now, on the basis of the third factor, the compensation is also be made or also be decided. That is a relevant factor. Relevant factor basically are those factor which is explained under the schedule 4. शेड्यूल 4 में इसके बारे में बताया हुआ है डिटेल में कि तो रिलेवेंट फैक्टर इज बेसिकली द फैक्टर द विच इज टोटली डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द एम्प्लॉय. द एम्प्लॉय की एज के बेस पर कैलकुलेशन होता है कंपनसेशन का. तो एज पर द एम्प्लॉइज कंपनसेशन में रिलेवेंट फैक्टर को कंसिडर किया जाता है. तो डिपेंड अपॉन द रिलेवेंट फैक्टर और द एंड इट डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द एम्प्लॉय. तो रिलेवेंट फैक्टर को सेक्शन
पर्टिकुलर एक्ट वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में रिलेवेंट फैक्टर के बेसिस पर एम्प्लॉय को कंपनसेशन मिलता है. एंड रिलेवेंट फैक्टर इज बेसिकली बेस्ड ऑन द एज ऑफ द एम्प्लॉय. हायर द एज ऑफ द एम्प्लॉयज, less the compensation will be paid, and less the age of the employee, the more the compensation will be the paid to the employees. And this explain another relevant factor. तो relevant factor के basis पे भी calculation होता है, and it also be considered as a amount of compensation is decided on the basis of the relevant factor. So we can say that over and all, the calculation of the compensation is basically made on the basis of the three things. The first is monthly basis, second one is uh, टाइप ऑफ इंजरी किस टाइप की, एंड थर्ड इज द रिलेवेंट फैक्टर. रिलेवेंट फैक्टर क्या है, मींस एज ऑफ एम्प्लॉइज क्या है, एम्प्लॉइज की एज के बेस पे कंपनसेशन डिसाइडेड होता है और कैलकुलेट होता है. दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द, तो how the on the basis of the injury of the employees, the amount of compensation is paid. The amount of compensation is payable by the employer and shall be calculated as follow. तो डिपेंड करता है कि इंजरी किस टाइप की है, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होता है. तो लेट्स टेक वन बाय वन. तो कितने टाइप की इंजरी हो सकती है एम्प्लॉइज को और किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे एज पर द पर्टिकुलर इंजरी. द फर्स्ट इंजरी दैट इज दैट इफ द, you can say that if where the death result from the injury, the amount of compensation shall be equal to 50% of the monthly wages multiplied by the relevant factor divided by 100. This is a formula for the calculation of the compensation of the employees when the इंजरी लीड्स टू डेथ. तो इंजरी की वजह से अगर डेथ हो जाती है एम्प्लॉइज़ को, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मंथली वेजेस का 50% लेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे रिलेवेंट फैक्टर. रिलेवेंट फैक्टर मीन्स एम्प्लॉइज़ की एज कितनी है, एज पर द एज ऑफ द एम्प्लॉय रिलेवेंट फैक्टर इज कैलकुलेटेड एंड इट इज़ टू बी डिवाइडेड बाय द 100. देन जो भी अमाउंट निकलेगा उसको कंपेयर करेंगे 1,20,000. 1,20,000 is a basically a minimum amount to be given by the employer to the employees as a compensation in case of death. तो 1,20,000 तो मिलेगा और ये अमाउंट मिनिमम अमाउंट है जो कि इट शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉइज को मिलेगा व्हेन द इंजरी लीड्स टू डेथ. इंजरी की वजह से अगर डेथ हो जाती है तो जो भी फॉर्मूले से कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी एंड द 1,20,000 में से जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, हायर whichever the value is higher, कैलकुलेशन के थ्रू, और जो 1,20,000 में से जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो अमाउंट इज दिस अमाउंट will be given to the employees as a compensation in case of death. And apart from this, apart from the higher amount, the extra amount or the expenses as a funeral expenses 5,000 extra और उसको मिलेगा as a compensation. This is condition of the death में calculation इस तरह से होगी. And now on the basis of the permanent total disablement, if the अगर इंजरी की वजह से अगर when the permanent total disablement result from the injury, अगर permanent total disablement हो जाता है इंजरी की वजह से, means permanently the employees can't able to do any kind of work and their earning capacity is reduced, उसकी earning capacity reduce हो जाएगी और permanent disablement हो गया. तो इस ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन कितना कंपनसेशन मिलेगा. दो सो टू कैलकुलेट अंडर दिस कंडीशन, how do we calculate the formula will be that 60% of the monthly salary, here the 50%, now परमानेंट टोटल डिसिप्लिन में 60% ऑफ मंथली सैलरी लेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिलेवेंट फैक्टर से. रिलेवेंट फैक्टर मीन्स एज पर द एज ऑफ द एम्प्लॉय डिवाइडेड बाय द 100. जो भी वैल्यू रहेगी, वट एवर द वैल्यू विल बी arises, whatever the value will be calculated, this value and the 1,40,000 value is the basically minimum value should be given by the employer to the employees in case of the permanent total disablement. इन दोनों में से जो x और 1 में जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, whichever the value is more, this amount will be given to the employer as a permanent total disablement condition. Now about the third केसेस में थर्ड इंजरी के बेसिस पे कैलकुलेशन कैसे होता है. थर्ड इंजरी में भी द पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट, पार्शियली डिसेबल हो जाता है, परमानेंटली डिसेबल हो जाता है. मीन्स
अगर एम्प्लॉइज का वन हैंड वन लेग उसका पार्शियली परमानेंट डिसेबल हो जाता है, वन पार्ट से वो बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा, इट मीन्स उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, इट रिड्यूस और इट्स अर्निंग कैपेसिटी इज लॉस, then what will be the compensation will be provided to under these circumstances, or in this case of injury में कितने एम्प्लॉइज को कितनी कंपनसेशन मिलेगा। इन दिस केस ऑफ द पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट स्पेसिफाइड अंडर द शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में इसके बारे में बताया हुआ है। तो हाउ वी कैलकुलेट 60% ऑफ द मंथली सैलरी, तो मंथली सैलरी का 60% लेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय द रिलेवेंट फैक्टर एंड डिवाइडेड बाय 100 इनटू द परसेंटेज ऑफ लॉस इन द अर्निंग कैपेसिटी। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि पूरी टोटल डिसेबलमेंट नहीं हुआ, पार्शियली परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ, तो डिपेंड करता है कितनी अर्निंग कैपेसिटी एम्प्लॉइज की रिड्यूस हुई है, उसको परसेंटेज को हम कैलकुलेट करेंगे कितना लॉस हुआ है उसको, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60% ऑफ मंथली सैलरी इंटू रिलेवेंट फैक्टर इज बेस्ड ऑन द एज ऑफ द एम्प्लॉय and it is also specified in the section is schedule 4, multiply by the percentage of loss in the earning capacity. This percentage of loss in the earning capacity is mentioned in the specified in the part 2 of the schedule 1। पार्ट 2 शेड्यूल 1 में पर्टिकुलर इंजरी के बेसिस पर परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी मेंशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर परसेंटेज अर्निंग कैपेसिटी परमानेंट डिसेबलमेंट के बेसिस पे पर्टिकुलर परसेंटेज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी मेंशन आउट होता है, तो हम वहाँ से कैलकुलेट करके उसको देख लेंगे। तो व्हाट विल द, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल टोटल डिसेबलमेंट। तो ये सब जो इंजरी होती है जिसकी अर्निंग कैपेसिटी, जैसे वन हैंड अगर किसी का लॉस होता है तो देन इट मीन्स दैट 50% उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई एज पर द पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 1। अगर एम्प्लॉइज के वन हैंड में कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हो गई है परमानेंटली तो उसका 30% होता है। तो डिपेंड अपॉन द स्पेसिफाइड काइंड ऑफ डिसेबलमेंट, पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डिसेबलमेंट के बेसिस पर उसकी परमानेंट अर्निंग कैपेसिटी लॉस होगी। दिस परसेंटेज इज ऑल्सो मेंशन इन द इज ऑलरेडी मेंशन इन द शेड्यूल 1। तो हम वहां से देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी होगा इन केस ऑफ पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट में। तो दिस इज द फॉर्मूला 60% मंथली सैलरी इंटू रिलेवेंट फैक्टर इंटू परसेंटेज ऑफ लॉस इन द अर्निंग कैपेसिटी। तो जो भी अमाउंट निकलेगा वट एवर द अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड, दिस अमाउंट शुड बी गिवन टू द implies as a compensation in case of partial permanent disablement. Now fourth condition, the partial permanent disablement not specified, as I have already mentioned that पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 1 में कुछ स्पेसिफाइड इंजरी होती है जिसकी अर्निंग कैपेसिटी कैलकुलेट ऑलरेडी हो चुकी होती है, अर्निंग लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी परसेंटेज मेंशन होता है, बट द फ्यू इंजरी विच आर नॉट मेंशन इन द पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 1 में कुछ इंजरी है जिसका परसेंटेज मेंशन नहीं है। तो अगर कोई इंजरी ऐसी है जो पार्शियली परमानेंट डिसेबलमेंट है और वो मेंशन नहीं है, मैं स्पेसिफाइड नहीं है अंडर द कंपनसेशन एक्ट 1923 में, इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन, तो फॉर्मूला क्या होगा, 60% ऑफ मंथली सैलरी सेम एज अबव वन इंटू द रिलेवेंट फैक्टर into the percentage of loss of earning capacity, but the loss of earning capacity will be calculated by the specified medical practitioner। मेडिकल ऑफिसर ही इसको डिसाइड करेगा कितनी अर्निंग कैपेसिटी लॉस हुई है। तो इट मीन्स दैट अपर ऊपर वाले में तो शेड्यूल में ऑलरेडी गिवन है, बट इन दिस केस कोई पर्टिकुलर मेडिकल ऑफिसर ही डिसाइड करेगा कितनी अर्निंग कैपेसिटी लॉस हुई है, उसका परसेंटेज विल बी डिसाइडेड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पार्शियल डिसेबलमेंट नॉट स्पेसिफाइड इन द सेक्शन schedule 1 part 2। now the last injury and compensation, इंजरी की बेस पर जो कंपनसेशन मिलता है that is a temporary disablement। if the you can say that when the temporary disablement result from the injury, अगर टेम्पररी डिसेबलमेंट हो जाता है, टेम्पररी डिसेबलमेंट कुड बी टोटल और पार्शियल, तो तब देन हाउ वी कैलकुलेट कंपनसेशन अंडर दिस सर्कमटेंसेज और अंडर दिस काइंड ऑफ इंजरी। तो ऐसे में हम क्या देंगे, तो वी कैन से दैट when the temporary disablement whether total or partial result from the injury, the amount of compensation shall be half monthly payment of the sum equivalent to the 25% of monthly wages of the workman। It means that 25% of the monthly wages of the workman shall be payable every half month। It means that 25% monthly wages का हर हाफ मंथ में पेबल होगा वर्कर को।
और ये हमें कब तक, एक वर्कर को कब तक मिलेगा? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द डिसेबलमेंट, जब तक उसका डिसेबलमेंट चलता रहेगा, जब तक ही कांट एबल टू डू परफॉर्म हिज टास्क और हिज जॉब, तब तक उसको डिसेबलमेंट के, टेम्परेरी डिसेबलमेंट के पीरियड पे उसको ये अमाउंट मिलेगा, और मैक्सिमम उसको 5 years तक मिलेगा। तो वट एवर द अमाउंट विल, वट एवर द टाइम पीरियड विल बी द शॉर्टर, जो भी टाइम पीरियड शॉर्ट होगा, पीरियड ऑफ डिसेबलमेंट और 5 years में से जो अमाउंट पीरियड शॉर्ट होगा, उस पीरियड तक उसको अमाउंट कंपनसेशन मिलेगा एज एन टेम्परेरी डिसेबलमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेरी डिसेबलमेंट इंजरी पे कितना पेमेंट मिलेगा। हाफ मंथ इंस्टॉलमेंट मिलेगा, हाफ मंथ में उसको 25% ऑफ मंथली वेजेस मिलेगा। दिस इज द compensation will be paid to the employees as a temporary disablement, and this is all about the amount of compensation calculated on in the under the Workmen Compensation Implies Employee Workmen Compensation Act 1923. We have completed the वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 हमारा आज कंप्लीट हो चुका है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन यही आया था कि कंपनसेशन, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितना मिलता है ना, हाउ वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। आपको इस तरह से पूरा एक्सप्लेन करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ किस किस बेसिस पर कंपनसेशन डिसाइडेड होता है, और इंजरी के बेसिस पे कैसे डिसाइड होता है, दो आपको सब पॉइंट मेंशन करने हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड द असाइनमेंट पार्ट 6। तो इस यूनिट का एक असाइनमेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट। यू हैव टू बी राइट डाउन ब्रीफ नोट अबाउट एक्सप्लेन द अपील्स। ये आपको अपील्स बतानी है अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। आपको यू हैव टू एक्सप्लेन द अपील्स अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। द लिंक विल बी प्रोवाइडेड और इज डिस्क्राइब इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक जो होगा ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज session. Thank you, my dear student.